सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे। हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलहों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे। अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया। फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं।
और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? वो थे सत्य और अहिंसा। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों के संदर्भ में निम्नलिखित गुण। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पूर्णांक का शून्य के साथ योग क्या आएगा? चलिए जानते हैं। मान लीजिए एक सेब का मान है (1) और एक संतरे का मान है (1). जब टोकरी में एक भी फल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि टोकरी का मान 0 है। अब अगर हम टोकरी में 10 सेब रखते हैं तो टोकरी का मान क्या होगा? सोचिए। सही सोचा। पहले टोकरी का मान 0 था, लेकिन 10 सेब रखे जाने पर टोकरी का मान अब (10) हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 0 के साथ 10 जोड़े जाने पर परिणाम 10 ही आता है। इसी प्रकार अगर हम खाली टोकरी में 8 संतरे रखते हैं तो टोकरी का मान बन जाएगा 0 - (8) बराबर (8). इसी प्रकार से किसी भी पूर्णांक a को 0 के साथ जोड़ने पर परिणाम वही पूर्णांक आता है। चूँकि 0 के जोड़े जाने से पूर्णांक नहीं बदलता, इसलिए हम कहते हैं कि 0 पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब चलिए जानते हैं पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुण। लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके लिए। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ किसी पूर्णांक का गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है? सोचिए। सही सोचा, वह संख्या है 1। आइए इसे समझें। मान लीजिए हमने कुछ लाल और कुछ नीले बटन लिए। लाल बटन का मान हमने (1) माना और नीले बटन का मान (1) माना। अगर हम 10 लाल बटन लेते हैं और इन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तो इनका मान 1 गुना 10 से प्राप्त किया जा सकता है, जो होगा (10). इसी तरह अगर हम 10 नीले बटन लेते हैं और इन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तो इनका मान 1 गुना (10) से प्राप्त किया जा सकता है, जो होगा (10). इससे आप समझ सकते हैं कि किसी पूर्णांक का 1 के साथ गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यापक रूप में a गुणा 1 बराबर a और या 1 गुणा a बराबर a। इसलिए एक गुणन के लिए गुणात्मक तत्समक है। क्या (1) भी एक गुणात्मक तत्समक है? सोचिए। बिल्कुल सही। (1) से गुणा करने पर पूर्णांक का मान बदल जाता है, इसलिए (1) को हम गुणात्मक तत्समक नहीं कह सकते। अब आइए योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की समझ बनाएं। मान लीजिए आप स्थान 0 पर खड़े हैं। आपके दाईं ओर का अंतर धनात्मक पूर्णांक से मापा जाता है और बाईं ओर का अंतर ऋणात्मक पूर्णांक से। यदि आप 7 मीटर बाईं ओर जाते हो तो आप (7) पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप 7 मीटर दाईं ओर जाते हो तो आप 7 पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपने समान अंतर तय किया, लेकिन विपरीत दिशाओं में किया। यानी कि (7) और 7 0 से बराबर अंतर पर है, लेकिन विपरीत दिशाओं में है। ऐसे दो पूर्णांक जिनका स्थान 0 से विपरीत दिशाओं में समान अंतर पर हो तो वे एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 0 के दाईं ओर है, जबकि (3) 0 के बाईं ओर, लेकिन दोनों का अंतर 0 से 3 कदमों पर है, इसलिए 3 और (3) एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। जरा सोचिए, ऐसी संख्याओं के योग का परिणाम क्या होगा? सोचिए। सही सोचा, ऐसी संख्याओं का योग होता है 0। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे दो पूर्णांक जिनका योग 0 हो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो आज हमने सीखा पूर्णांकों के संदर्भ में निम्नलिखित गुण। एक दिन कक्षा में पहेलियों का खेल खेला जा रहा था। राजेश ने आगे आकर पहेली सुनाई। मैं एक ऐसी संख्या हूँ जो 1 से गुणा कर (10) गुणनफल देती हूँ, पहचानिए मैं कौन हूँ। इस पर मिताली ने (10) जवाब दिया। क्या मिताली का जवाब सही है? आइए इस पहेली को गणितीय रूप में व्यक्त करें। हमें एक ऐसी संख्या का पता करना है जो 1 से गुणा कर गुणनफल (10) देती है। क्या आप बता सकते हैं कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं।
एक गुणन के लिए गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि किसी पूर्णांक का एक के साथ गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यापक रूप में 1 गुणा a बराबर a। इस समझ के साथ हम पता कर सकते हैं कि रिक्त स्थान पर संख्या ऋण 10 लिखी जाएगी, यानी कि मिताली ने पहेली का सही जवाब दिया है। अगला उदाहरण, एक प्रतियोगिता में सही जवाब के लिए धन 1 अंक दिया जाता है और गलत जवाब देने पर ऋण 1 अंक दिया जाता है। विपुल ने इस प्रतियोगिता में 24 सवालों के सही जवाब दिए और कुछ सवालों के गलत जवाब दिए। यदि प्रतियोगिता में उसे 0 अंक प्राप्त हुए होंगे तो पता कीजिए उसने कितने सवालों के गलत जवाब दिए। प्रतियोगिता में सही जवाब के लिए धन 1 अंक दिया जाता है और गलत जवाब देने पर ऋण 1 अंक दिया जाता है। चूंकि विपुल ने 24 सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए इन जवाबों के लिए विपुल को 24 गुना धन 1 बराबर धन 24 अंक दिए जाएंगे। हमें पता करना है कि उसने कितने सवालों के गलत जवाब दिए, जिससे उसके कुल अंक 0 हुए। हम कह सकते हैं कि सही जवाबों से प्राप्त अंक धन गलत जवाबों से प्राप्त अंक बराबर 0, यानी कि धन 24 धन गलत जवाबों से प्राप्त अंक बराबर 0। तो बताइए गलत जवाबों से प्राप्त अंक कितने होंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का योग 0 तब आता है जब वे एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स होते हैं। धन 24 का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जा सकता है, जो होगा ऋण 24। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विपुल को गलत जवाबों से प्राप्त अंक है ऋण 24। चूंकि एक गलत जवाब देने पर ऋण 1 अंक दिया जाता है, इसलिए ऋण 24 अंकों के लिए जरूर विपुल ने 24 गलत जवाब दिए होंगे। आज हमने देखे पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों के उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? कई बार बच्चों को योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी और गुणात्मक तत्समक की समझ में उलझन होती है। इस उलझन के कारण कई बार 0 को एक गुणात्मक तत्समक और 1 को योज्य तत्समक समझा जाता है। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। इसी तरह 1 के साथ साथ ऋण 1 को भी गुणात्मक तत्समक मान लिया जाता है। बच्चे यह नजरअंदाज करते हैं कि ऋण 1 से गुणा करने पर संख्या का चिन्ह बदलता है। वे सिर्फ सांख्यिक मान यानी न्यूमरल वैल्यू के आधार पर समझते हैं कि ऋण 1 भी गुणात्मक तत्समक है। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि 1 से किसी पूर्णांक का गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है, इसलिए 1 पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2, 0 एक योज्य तत्समक है, इस कथन के लिए कौन सा उदाहरण सही है? कुछ बच्चे यह नजरअंदाज करते हैं कि योज्य तत्समक योग का गुण है। ऑप्शन 2 में ऋण 4 से 0 का व्यवकलन करने पर परिणाम ऋण 4 ही आया है, लेकिन यह व्यवकलन किया जा रहा है न कि योग, इसलिए यह उदाहरण 0 एक योज्य तत्समक है इस कथन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 2 यह गलत जवाब है। इसी तरह कुछ बच्चे यह समझ लेते हैं कि 0 को किसी भी पूर्णांक से गुणा किया जाने पर परिणाम 0 आता है, इसलिए 0 एक योज्य तत्समक है। यह गलत समझ है। इस समझ के कारण ऑप्शन 1 यह जवाब दिया जाता है। कुछ बच्चों को योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स के समझ में उलझन होती है। इस कारण वे योज्य तत्समक गुण का सही उदाहरण ऑप्शन 3 मान लेते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ऑप्शन 3 में दिया उदाहरण योज्य प्रतिलोम गुण के लिए उपयुक्त उदाहरण है। यह उदाहरण दर्शाता है कि 4 और ऋण 4 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। सही समझ यह है कि 0 के साथ किसी भी पूर्णांक के जोड़े जाने पर परिणाम वही पूर्णांक आता है, जैसे ऋण 4 धन 0 बराबर ऋण 4 या 0 धन ऋण 4 बराबर ऋण 4, इसलिए 0 एक योज्य तत्समक है। इस समझ के साथ ऑप्शन 4 यह सही जवाब दिया जाता है। आज हमने देखी पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों से संबंधित मिथ्या धारणाएं।
आज हम सीखेंगे सर्वांग समता का अर्थ। कई बार हमारे आसपास ऐसी आकृतियां दिखती है जो एक दूसरे से हूबहू मिलती है। जैसे इन दो पत्तों को देखिए, क्या इनमें कोई अंतर है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि वे दोनों एकदम एक जैसे हैं। अगर हम इन्हें एक के ऊपर दूसरे को रखें तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। एक आकृति दूसरी आकृति को सिर्फ उस स्थिति में पूरी तरह से ढकती है जब दोनों आकृतियों का आकार यानी शेप एवं माप यानी मेजर बराबर हो। ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले यानी कि जिनका आकार एवं माप बराबर हो, वे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट आकृतियां कहलाती है। दो आकृतियां सर्वांग सम होने के संबंध को सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस कहते हैं और इस संबंध को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, द्विमीय आकारों यानी 2D शेप्स की तरह त्रिविमीय आकार यानी 3D शेप्स भी सर्वांग सम हो सकते हैं। जैसे ये दो शंकु यानी कोन जिनके आकार एवं माप बराबर है, इसलिए ये सर्वांग सम है। इस वीडियो में हम सिर्फ द्विमीय आकारों की सर्वांग समता की चर्चा करेंगे। अगर हम इन आकृतियों की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों के आकार एवं माप हूबहू मिलते हैं, इसलिए ये दोनों आकृतियां भी सर्वांग सम है। अब कुंजियों यानी कीज की इन दो आकृतियों को देखिए। इन्हें देखकर क्या आपको लगता है कि ये भी सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। पता करने के लिए हम किसी एक आकृति को दूसरी पर ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों कुंजियां एक दूसरे को सटीक रूप से नहीं ढकती, यानी कि इनका आकार एवं माप बराबर नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है। दो आकृतियां सर्वांग सम नहीं है, यह दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आप दिए चित्रों को देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन से चित्रों में सर्वांग सम आकृतियां दर्शाई है और कौन से चित्र में सर्वांग सम आकृतियां नहीं है। वीडियो रोककर आप इसे स्वयं हल कीजिए। क्या आप बता सकते हैं हम दी आकृति की सर्वांग सम आकृति कैसे बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम अक्ष यानी ट्रेस कॉपी द्वारा एवं कार्बन कागज के उपयोग से बना सकते हैं। इसी के साथ हम ज्यामिति की सहायता से रचना द्वारा भी किसी आकार का सर्वांग सम आकार खींच सकते हैं। अब चलिए ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की कुछ आकृतियों की सर्वांग समता की जांच करें। क्या दो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट सदैव सर्वांग सम होते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। रेखाखंडों की लंबाई सीमित होती है। जब दो रेखाखंडों की लंबाई समान होती है, जैसे यहाँ रेखाखंड AB बराबर 3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड CD बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे सर्वांग सम होते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अगर लंबाइयां समान न हो, जैसे मान लीजिए रेखाखंड EF बराबर 3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड GH बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते। ऐसी स्थिति में दो रेखाखंड सर्वांग सम नहीं होते, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। इसलिए रेखाखंडों के सर्वांग समता की जांच सिर्फ उनकी लंबाई के आधार पर की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेखाखंडों की स्थिति यानी पोजीशन कैसी है। अगर रेखाखंडों की लंबाइयां बराबर हो तब वे सर्वांग सम होते हैं। इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि अगर दो रेखाखंड सर्वांग सम हो तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है। अब चलिए
कोणों की सर्वांग समता की बात करें। इन दो कोणों को देखिए, दोनों की माप 30 डिग्री है। क्या ये सर्वांग सम है? चलिए पता करें। हम ट्रेस पेपर पर कोण PQR बना लेंगे और इसे कोण AOB पर रखेंगे। समायोजित करने पर हम देखते हैं कि शीर्ष Q शीर्ष O को, भुजा QP भुजा OB को और भुजा QR भुजा OA को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों कोण सर्वांग सम है, यानी कि कोण PQR कोण AOB से सर्वांग सम है। अब मान लीजिए कि OB की लंबाई QP की लंबाई से अधिक होती, तो ऐसी क्या स्थिति में कोण PQR और कोण AOB सर्वांग सम होते? सोचिए सोचिए। ध्यान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोणों की भुजाओं की लंबाइयां क्या है। अगर कोणों की माप बराबर होगी तो कोण सर्वांग सम कहलाते हैं। यानी कि कोणों की सर्वांग समता की जांच कोणों की माप के आधार पर की जाती है। यानी कि अगर दो कोणों की माप बराबर हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। इसी के विपरीत हम कह सकते हैं कि अगर दो कोण सर्वांग सम हो तो उनकी माप बराबर होती है। अगर दो ऐसे कोण ले जिनकी माप बराबर नहीं, तो इन्हें किसी भी प्रकार से एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता, जिससे कि एक कोण की शीर्ष एवं भुजाएं दूसरे कोण के शीर्ष एवं भुजाओं पर सटीक रूप से आए। ऐसी स्थिति में दो कोण सर्वांग सम नहीं हो सकते। त्रिभुजों की सर्वांग समता समझते हुए अगले वीडियो में इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हमने सीखा सर्वांग समता का अर्थ। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। मान लीजिए हमने एक ही सेट स्क्वायर से इस प्रकार दो त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ खींचे। चूंकि दोनों एक ही सेट स्क्वायर द्वारा खींचे गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका आकार एवं माप बराबर है। हमें ज्ञात है कि जब दो आकृतियों का आकार एवं माप समान हो तब वे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होती है। इस तरह से यहाँ त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है। अगर हम इन त्रिभुजों को काट लेते हैं तो इनकी सर्वांग समता की जांच इन्हें एक के ऊपर एक रखकर की जा सकती है, लेकिन हम इन्हें जैसे चाहे वैसे एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। हमें इन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए उचित प्रकार से समायोजित भी करना होगा, जिससे कि वे एक दूसरे को सटीक रूप से ढक ले। लेकिन यहाँ ऐसा केवल उस स्थिति में संभव है जब हम शीर्ष B को O पर, शीर्ष C को शीर्ष P पर और शीर्ष D को शीर्ष Q पर रखते हैं। केवल ऐसा करने पर ही त्रिभुज BCD त्रिभुज OPQ को पूरा ढक लेता है और यह स्पष्ट होता है कि त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है। इस तरह से सर्वांग समता के संदर्भ में हमें त्रिभुज के भागों के सुमेलन यानी मैचिंग या करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे यहाँ शीर्षों का सुमेलन इस प्रकार है। B का सुमेलन है O से, C का सुमेलन है P से, D का सुमेलन है Q से। ये वे शीर्ष है जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसी तरह यहाँ हम भुजाओं का भी सुमेलन देख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाएंगे। BC का सुमेलन है OP से, CD का सुमेलन है PQ से और BD का सुमेलन है OQ से। इसी तरह यहाँ हम कोणों का भी सुमेलन देख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाएंगे। कोण B का सुमेलन है कोण O से, कोण C का सुमेलन है कोण P से एवं कोण D का सुमेलन है कोण Q से। इन सभी को हम आसान रूप में इस तरह भी दर्शा सकते हैं। इन सभी सुमेलनों को हम संक्षेप में सर्वांग समता के इस संकेत से दर्शाते हैं।
सर्वांग समता का संबंध दर्शाते समय हम सुमेलनों का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम दिए त्रिभुजों की सर्वांग समता इस तरह दर्शा सकते हैं क्योंकि इनमें त्रिभुजों के भागों के सुमेलनों का ध्यान रखा गया है। लेकिन सर्वांग समता का संबंध हम इस तरह नहीं दर्शा सकते क्योंकि इनमें त्रिभुजों के भागों के सुमेलनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यानी कि अगर हम शीर्ष B को शीर्ष P पर, शीर्ष C को शीर्ष Q पर और शीर्ष D को शीर्ष O पर रखने का प्रयास करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को नहीं ढकते। सुमेलनों को समझकर हम यह पता कर सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाएं कौन सी है। जैसे इन सुमेलनों को देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ संगत शीर्षों के युग्म हैं शीर्ष B और शीर्ष O, शीर्ष C और शीर्ष P एवं शीर्ष D और शीर्ष Q। संगत कोणों के युग्म हैं कोण B और कोण O, कोण C और कोण P एवं कोण D और कोण Q। इसी तरह यहाँ संगत भुजाओं के युग्म हैं BC और OP, CD और PQ एवं BD और OQ। जब दो आकृतियां जैसे यहाँ दो त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम हो तो ऐसी स्थिति में संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण O, कोण C बराबर कोण P एवं कोण D बराबर कोण Q। इसी तरह भुजा BC बराबर भुजा OP, भुजा CD बराबर भुजा PQ एवं भुजा BD बराबर भुजा OQ। अब मान लीजिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF से सर्वांग सम है। क्या अब आप बता पाएंगे कि दोनों त्रिभुजों में संगत शीर्ष, संगत भुजाएं और संगत कोण कौन से हैं? इसे आप स्वयं ज्ञात कीजिए। हम प्रत्येक स्थिति में एक त्रिभुज को दूसरे पर रखकर यह पता नहीं कर सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध सहायता करते हैं। इन्हें हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता। दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज YZX इस सुमेलन यानी मैचिंग और करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। इनके सभी संगत सर्वांग सम भाग यानी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि इस सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज ABC त्रिभुज YZX से सर्वांग सम है। ABC सुमेलन है YZX से। इसका अर्थ है कि जब त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C त्रिभुज YZX के शीर्ष Y, Z और X पर इसी क्रम में रखे जाते हैं तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इसलिए संगत सर्वांग सम शीर्ष यानी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट वर्टिसेस है A और Y, B और Z, C और X। इसी तरह त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और AC त्रिभुज YZX की भुजाएं YZ, ZX और YX पर रखे जाते हैं तब वे एक दूसरे को ढकते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुजों की संगत सर्वांग सम भुजाएं हैं AB, YZ, BC, ZX और AC, YX। क्या अब आप त्रिभुज ABC और त्रिभुज YZX के संगत सर्वांग सम कोण ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। इनके संगत सर्वांग सम कोण होंगे A और Y, B और Z, C और X। अगला उदाहरण, अगर इस सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज ABC
और त्रिभुज DBC सर्वांगसम है तो निम्नलिखित आकृति में कोण A का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ इस सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC सर्वांगसम है। यहाँ कोण A और कोण D त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC इन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या आप बता सकते हैं इन कोणों में क्या संबंध होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण कोण A और कोण D सर्वांगसम होंगे। आपको याद ही होगा कि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज DBC में कोण DBC धन कोण DCB धन कोण D बराबर 180 डिग्री। यहाँ कोण DBC बराबर कोण DCB बराबर 70 डिग्री है। इसलिए 70 डिग्री धन 70 डिग्री धन कोण D बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण D बराबर 180 डिग्री ऋण 70 डिग्री धन 70 डिग्री। कोण D बराबर 180 डिग्री ऋण 140 डिग्री, यानी कोण D बराबर 40 डिग्री। चूंकि कोण D बराबर 40 डिग्री है और पहले कथन से कोण A कोण D से सर्वांगसम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर 40 डिग्री है। तो आज हमने देखे सर्वांग समता से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे सर्वांग समता से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। अध्यापक ने फलक पर नीचे दी हुई आकृति खींची और बच्चों से पूछा, क्या निम्नलिखित रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है? इस पर मीरा ने जवाब दिया नहीं, जबकि नताशा ने जवाब दिया हाँ। ज्ञात कीजिए किसने सही जवाब दिया। रेखाखंडों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी सिखाते समय रेखाखंड बराबर है यह दर्शाने के लिए समांतर रेखाखंडों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण बच्चों की यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि दो रेखाखंड केवल उस स्थिति में सर्वांग सम होते हैं जब उनकी लंबाइयां बराबर हो एवं वे समांतर हो। इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि दिए रेखाखंड सर्वांग सम नहीं है, इसलिए मीरा के जवाब को वे सही मानते हैं और ऑप्शन 2 का चयन करते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि रेखाखंडों की सर्वांग समता की जांच के लिए वे समांतर है अथवा नहीं, यह देखना गलत है। यहाँ पर यदि एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड पर रखा जाए तो हम यह देखते हैं कि दोनों रेखाखंड एक दूसरे पर परस्पर व्याप्त होते हैं। इसलिए सिर्फ लंबाई के आधार पर यह तय किया जाता है कि वे सर्वांग सम है या नहीं। यहाँ दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान है, इसलिए दिए रेखाखंड सर्वांग सम है। इसलिए नताशा ने सही जवाब दिया है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। नीचे दिए हुए कोण यानी एंगल्स देखकर ज्ञात कीजिए कि वे सर्वांग सम है या नहीं। कुछ बच्चे यह देखते हैं कि कोण PQR और कोण XYZ के भुजाओं की लंबाई और कोणों की स्थिति अलग अलग है, इसलिए वे समझते हैं कि दिए कोण सर्वांग सम नहीं है। इसलिए वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। सही समझ यह है कि यदि कोणों का माप समान है तो वे सर्वांग सम होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भुजाओं की लंबाई कितनी है या स्थिति कैसी है। यहाँ कोण PQR और कोण XYZ इन दोनों कोणों की माप 50 डिग्री है, इसलिए कोण PQR कोण XYZ से सर्वांग सम है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 है। मिथ्या धारणा 3। नीचे दिए गए त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स सर्वांग सम है अथवा नहीं। कुछ बच्चे देखते हैं कि दर्शाए गए त्रिभुजों में
कोणों का माप बराबर है, इसलिए वे सोचते हैं कि दिए त्रिभुज सर्वांग सम है और जवाब में ऑप्शन 1 देते हैं। चलिए पता करते हैं उनकी समझ और उनके द्वारा दिया गया जवाब सही है या गलत। अगर हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि संगत कोण बराबर होने के बाद भी वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते। तो क्या हम इन्हें सर्वांग सम कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो एवं संगत शीर्ष एक दूसरे पर ठीक प्रकार से आए। चूंकि यहाँ भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं, इसलिए यहाँ त्रिभुज XYZ त्रिभुज ABC से सर्वांग सम नहीं है, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। तो आज हमने देखी सर्वांग समता से संबंधित मिथ्या धारणाएं। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। संख्या का वर्गमूल, भागफल विधि, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, डिवीजन मेथड। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भागफल विधि यानी डिवीजन मेथड से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या x का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग x होता है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के एक साथ 2 वर्गमूल होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। जैसे 4 का वर्गमूल 2 और ऋण 2, 9 का वर्गमूल 3 और ऋण 3 होता है। अब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखिए। हम इन संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि या घटाने की संक्रिया विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम ऐसी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भी इन दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे तो यह कठिन होगा और इसमें ज्यादा समय भी लगेगा, लेकिन इसे हम भागफल विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे संख्या 3481 को लेते हैं और इसका वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इस विधि का उपयोग हम विभिन्न चरणों में करेंगे। सबसे पहले इस तरह रेखाएं खींचेंगे। यहाँ भाज्य आएगा, यहाँ भाजक और यहाँ भागफल। इसके बाद हम दी गई संख्या के इकाई स्थान यूनिट्स प्लेस से शुरू करते हुए बाईं ओर अंकों के प्रत्येक युग्म पर एक एक बार लगाएंगे। हमारे पास यहाँ 4 अंक हैं, इसलिए यहाँ 2 युग्म बनाएंगे और 2 बार ही लगेंगे। जब कुल अंकों की संख्या सम होती है तो हम संख्याओं पर बार ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन यदि यहाँ अंकों की संख्या विषम होती, जैसे इस संख्या में कुल अंकों की संख्या 5 है, तो बाईं ओर एक ही अंक पर बार लगेगा, इस तरह। अब हमें एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या यानी 34 के बराबर या उससे छोटा हो। हम यह भी कह सकते हैं कि हमें वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 34 से छोटी या उसके बराबर हो। हम जानते हैं कि संख्या 25 और 36 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और संख्या 34 25 और 36 के बीच में आती है।
क्योंकि संख्या 25 वह सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है जो संख्या 34 से छोटी है। इसलिए हम संख्या 25 को संख्या 34 के नीचे लिखेंगे। यहाँ संख्या 34 पहला भाज्य डिविडेंड है। 25 संख्या 5 का वर्ग है, इसलिए हम 5 को भाजक डिवाइजर मानेंगे। यहाँ भागफल कोशेंट का पहला अंक भी 5 ही होगा, क्योंकि 5 गुना 5 बराबर 25 होता है। शेषफल ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को घटा देंगे। यहाँ शेषफल 9 प्राप्त होगा। अब अगले युग्म की संख्या को प्राप्त शेषफल के बाद लिखिए। इससे हमें एक नई भाज्य संख्या मिलेगी, 981। अब नए भाजक के इकाई के स्थान के लिए एक रिक्त स्थान छोड़िए और पुराने भाजक के इकाई स्थान के अंक को 2 से गुणा कीजिए। इसके बाद प्राप्त गुणनफल को रिक्त स्थान के आगे इस प्रकार लिखिए। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम वह सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे जो भागफल का नया अंक होगा और नए भाजक को भागफल के इस नए अंक से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर प्राप्त हो। अब विभिन्न संख्याओं को रखकर इस संख्या को ढूंढिए। हमें मिला 109 गुना 9 बराबर 981, जो नए भाज्य संख्या के बराबर है। अब प्राप्त संख्या 9 को भाजक के रिक्त स्थान पर लिखिए, क्योंकि 109 गुना 9 बराबर 981 होता है, इसलिए भागफल का नया अंक 9 होगा। अब इसे नई भाज्य संख्या के नीचे लिखिए और दोनों संख्याओं का घटाव कर दीजिए। यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है और दी गई संख्या में कोई अंक शेष नहीं बचा है, इसलिए यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ जो संख्या भागफल के स्थान पर है वह इस संख्या का वर्गमूल है। इस प्रकार हमें संख्या 3481 का वर्गमूल मिला 59, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। वर्गमूल निकालने की इस विधि को भागफल विधि डिवीजन मेथड कहते हैं। इसे दीर्घ विभाजन विधि लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। इस विधि से हमें किसी संख्या का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात होता है। इस संख्या का धनात्मक वर्गमूल 59 है। क्या आप इस संख्या का एक और वर्गमूल बता सकते हैं? यह होगा ऋण 59, क्योंकि ऋण 59 का वर्ग भी 3481 होता है। हमने देखा कि दी गई पूर्ण वर्ग संख्या में 4 अंक हैं और इसके वर्गमूल में 2 अंक हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। अगर हमारे पास n अंकों का एक पूर्ण वर्ग है और n एक सम संख्या है, तो इसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे, और अगर n विषम संख्या है तो इसके वर्गमूल में n/1/2 अंक होंगे। जैसे इन संख्याओं को देखिए। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों पर लगे बार की कुल संख्या के बराबर है। इस वीडियो में हमने भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा और पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगाना सीखा। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भागफल विधि से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगाना सीखा था। इस वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आइए पहले उदाहरण को देखते हैं। एक हॉल में 961 कुर्सियां हैं। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही कुर्सियां हों जितनी की पंक्तियों की कुल संख्या है। तो क्या आप बता सकते हैं इस प्रकार कितनी पंक्तियां बनेंगी? यहाँ हमें 961 कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही कुर्सियां हों जितनी की पंक्तियों की कुल संख्या है। लेकिन यह तभी संभव होगा अगर कुर्सियों की कुल संख्या, जो हमें यहाँ 961 दी गई है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके वर्गमूल से हमें पंक्तियों और प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी।
चलिए भागफल विधि से संख्या 961 का वर्गमूल ज्ञात करें। सबसे पहले हम संख्या 961 के आसपास इस प्रकार से रेखाएं बनाएंगे और इस पर बार लगाएंगे। इस संख्या में अंकों की संख्या विषम है, इसलिए सबसे बाईं ओर के बार के नीचे सिर्फ एक ही अंक होगा। अब एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग सबसे बाईं वाली बार के नीचे की संख्या यानी 9 के बराबर या उससे छोटा हो। यहाँ वो संख्या 3 है। 3 इस संख्या का भाजक है और भागफल का पहला अंक भी। 9 को भाज्य की पहली संख्या 9 के नीचे लिखिए और दोनों का घटाव कर दीजिए। यहाँ हमें 0 प्राप्त हो रहा है। प्राप्त शेषफल के आगे अगले बार के नीचे की संख्या को लिखेंगे। अब नए भाजक के इकाई स्थान के लिए एक रिक्त स्थान छोड़िए और पुराने भाजक के इकाई स्थान के अंक को 2 से गुणा कीजिए। इसके बाद प्राप्त गुणनफल को रिक्त स्थान के आगे इस प्रकार लिखिए। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम वह सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे जो भागफल का नया अंक होगा और नए भाजक को भागफल के इस नए अंक से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर प्राप्त हो। रिक्त स्थान पर 1 आएगा क्योंकि 61 गुणा 1 बराबर 61 होता है, जो कि नए भाज्य के बराबर है। इस प्रकार शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब दी गई संख्या में कोई अंक शेष नहीं बचा है। इस प्रकार हमें 961 का वर्गमूल 31 प्राप्त हो रहा है। अतः हॉल में कुर्सियों की कुल 31 पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में 31 कुर्सियां होंगी। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अगर 1000 में जोड़ा जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। संख्या 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है और हम जानते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। इस प्रश्न को हल करने के लिए चलिए सबसे पहले हम संख्या के 1000 का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें शेषफल 39 प्राप्त हो रहा है। यहाँ शेषफल अशून्य है, अतः 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी यहाँ भागफल 31 है। इससे पता चलता है कि 31 का वर्ग 1000 से छोटा है। क्योंकि संख्या 32 संख्या 31 से बड़ी है, इसलिए संख्या 32 का वर्ग भी 31 से बड़ा होगा। 32 का वर्ग 1024 होता है। इसका मतलब अगली पूर्ण संख्या 32 का वर्ग 1000 से बड़ा होगा। अतः 1000 में संख्या 24 जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या 1024 प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हमने वर्गमूल ज्ञात करने की भागफल विधि से जुड़े उदाहरण देखे। संख्या का वर्गमूल भागफल विधि से संबंधित साधारण गलतियाँ, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, कॉमन मिस्टेक्स रिलेटेड टू डिवीजन मेथड। दोस्तों, गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने से जुड़े उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को संख्या 15,625 का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करने के लिए कहा। 3 छात्र रवि, अमित और विशाल ने प्रथम चरण पूरा किया, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों पर बार लगाया। नीचे तीनों छात्रों की प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी सही है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। कई बच्चे अमित के उत्तर को सही मान लेते हैं। वो बाईं से दाईं ओर अंकों का युग्म बनाकर बार लगाते हैं, लेकिन यह गलत है। सही समझ यह है कि पूर्ण संख्या में हमें युग्म बनाने के लिए हमेशा इकाई के स्थान से, यानी कि दाईं ओर से शुरू करना होता है और उसके बाद
बाईं ओर अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाना होता है। दूसरे विकल्प में रवि ने शुरुआत तो सही की, उसने इकाई के स्थान से यानी कि दाईं ओर से शुरुआत की और उसके बाद बाईं ओर बढ़ते हुए बार लगाया, लेकिन उसने यहाँ संख्याओं का त्रिक यानी ट्रिपलेट बना दिया है, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ हमें संख्याओं का सिर्फ युग्म बनाना होता है। सही समझ यह है कि हमें किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों का अनुमान लगाते समय इकाई स्थान से यानी कि दाईं ओर से युग्म बनाकर बार लगाना होता है। क्योंकि यहाँ अंकों की संख्या विषम है, इसलिए सबसे बाईं ओर के बार के नीचे केवल एक ही संख्या है। इसलिए विशाल का उत्तर विकल्प सी सही है। अब सभी छात्र प्रथम चरण को सही तरीके से करने के बाद दी गई संख्या का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में लग जाते हैं। इस संख्या में 5 अंक हैं और इस पर 3 बार लगे हैं, इसलिए इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। पहले बार के नीचे की संख्या 1 है, तो पहली संख्या हम 1 लेंगे क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है और यह बार के नीचे वाली संख्या के बराबर है। अब हम संख्या 56 को नीचे लिखेंगे। इसके बाद रवि और अमित ने बताया कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन विशाल को इसका वर्गमूल 125 प्राप्त हुआ। रवि ने इसे इस प्रकार से हल किया। यहाँ अंत में उसे 25 शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा है। यह प्रक्रिया गलत है क्योंकि यहाँ जब दूसरी बार भाग किया गया तब संख्या 1 जो कि पुराना भाजक था को 2 से गुना करके नया भाजक नहीं बनाया गया। अब हम अमित के उत्तर को देखते हैं। अमित ने नया भाजक बनाने के लिए पुराने भाजक की पूरी संख्या को 2 से गुना कर दिया, जो कि गलत है क्योंकि हमें सिर्फ पुराने भाजक के इकाई के अंक को ही 2 से गुना करना होता है, न कि पूरी संख्या को। विशाल का हल सही है। विशाल ने संख्या 15,625 का वर्गमूल इस प्रकार से ज्ञात किया। यह सही विधि है। तो आज के वीडियो में हमने भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और वर्गमूल में अंकों के अनुमान लगाने से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना।